और उस अनस्टेबिलिटी का कारण भी हमने पढ़ा था कि भाई एक तो वहां पे जिस क्लास का प्रभाव है वो खुद मिलिट्री रूल चाहते थे, इंटरनेशनल जो महाशक्तियां हैं उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो उसी कंटेक्स्ट में हम आगे पढ़ेंगे इंडिया पाकिस्तान की रिलेशन। ठीक है भाई, वो प्रश्न 1948 में जो वार हुआ उसमें जो पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर के कुछ हिस्से पे अपना कब्जा करा। ठीक है, तो ये क्या है इनके बीच में जो ये वहां पे बाउंड्री का डिस्प्यूट है वो इसी विषय को लेकर, भाई बाउंड्री का ज्यादा डिस्प्यूट नहीं, इतना ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। डिस्प्यूट इस बात पे है कि भाई सी रिसोर्स का भी सवाल है, ना लेती है या सीट इतनी जीत लेती तो दोनों जगह उसकी सरकार बन जाती थी। तो यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन था भाई पावर का। वो पार्टियां भी क्या था, सबको ये पता था कि यहाँ पे जीतना है, वहां पे तो अपने आप राज आ जाएगा। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था बांग्लादेश में उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है एक पार्लियामेंट चुनी जाएगी और उसमें जितना भी एक ग्रुप ऑफ पीपल डिसीजन लेता है नॉर्मली पार्लियामेंट सिस्टम, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है एक व्यक्ति, वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल नहीं करते काम, वहां पे एक व्यक्ति। इसका मतलब क्या होगा, मुजीबुर रहमान सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी हो गया। गुड मॉर्निंग, कैसे हो, सब ठीक है। जो हम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पाकिस्तान की पॉलिटिकल जर्नी, कि भी कैसे कैसे पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी कभी मिलिट्री रूल रहा है। भारत के साथ आजादी पाई है इस देश ने, भारत से डिवाइड हुआ है ये देश, भारत से कम पॉपुलेशन का देश, उसके बाद भी आपको पता है भारत आज तक डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने में सफल रहा है। और पाकिस्तान का जब आपने पॉलिटिकल जर्नी देखी तो आपको पता चला कि भी कभी मिलिट्री का रूल कभी डेमोक्रेसी, तो अनस्टेबल सी डेमोक्रेसी थी। और उस अनस्टेबिलिटी का कारण भी हमने पढ़ा था कि भाई एक तो वहां पे जिस क्लास का प्रभाव है वो खुद मिलिट्री रूल चाहते थे, दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे भी जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी पाकिस्तान को वो भी नहीं मिल पाई। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जो आज का टॉपिक है भारत और पाकिस्तान के रिलेशन, इंडो पाक रिलेशन। देखिए जो साउथ एशिया वाला पार्ट हमने पहली क्लास में इस बात को जिक्र करा था कि साउथ एशिया इज ए रीजन ऑफ होप एंड डिस्पेयर। यहाँ पे आशा और निराशा साथ साथ है। There are so many of disputes between the countries and there are so many of possibility of trade and commerce। अगर साउथ एशिया के देश आपस में कोऑपरेट करें, सबको पता है विवाद है बिल्कुल है, बट असीम संभावनाएं भी है। तो उसी कंटेक्स्ट में हम इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। हम हर देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर भारत के साथ उसके रिलेशंस को देखेंगे, फिर ये आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे क्या भाई सच में पॉसिबिलिटी है या फिर ऐसे ये इन देशों का जो आपसी कनेक्शन है वो विवादों से भरा रहेगा। तो भारत और पाकिस्तान का रिलेशन यहां से हमें टॉपिक शुरू करना है। क्लियर भाई, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ आया है, इसमें कौन कौन से देश हैं, सारी चीजें मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए। पहली क्लासेस उनके लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो जो इससे पहले हमने करी है। साउथ एशिया कौन सा रीजन है, कौन कौन से इसमें देश शामिल है, कैसे साउथ एशिया एक जियोपॉलिटिकल यूनिट है, कैसे साउथ एशिया में एक दूसरे पर संदेह और एक दूसरे पर ट्रस्ट ये साथ साथ कैसे हैं, कैसे विवाद और सहयोग यहाँ पे साथ साथ है, कैसे उतने ही चांसेस हैं लड़ाई के और उतनी ही चांसेस है डेवलपमेंट के, कैसे पाकिस्तान और भारत दोनों यहाँ के इंपॉर्टेंट देश और न्यूक्लियर ये पावर्स हैं, और इन दोनों देशों के जो विवाद हैं उन्होंने इंटरनेशनल जो महाशक्तियां हैं उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो उसी कंटेक्स्ट में हम आगे पढ़ेंगे इंडिया पाकिस्तान की रिलेशन। ठीक है भाई, शुरू करें अब। ये लिख दिया, हम इसमें है ना नॉर्मली 4 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ा इशू है कश्मीर इशू।
ठीक है। एक बाउंड्री डिस्प्यूट, फिर है टेररिज्म, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, हम सारे के सारे जो विवाद हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उन विवादों की कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे भी रिलेशन कैसे है। सबसे जो मुख्य अगर विवाद का विषय देखें तो है कश्मीर। जब भारत और पाकिस्तान में डिवाइड हुआ तो उस समय कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था और कश्मीर के पास ये विकल्प था कि वो भारत को चुने या पाकिस्तान को चुने या स्वतंत्र रहे। कश्मीर ने स्वतंत्र रहने का डिसीजन लिया, बट आजादी के कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने उस पर अटैक कर दिया और फिर आनन फानन में जो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ विलय पत्र पर साइन करा कि भाई मैं भारत को का अभिन्न अंग बनना स्वीकार करता हूं। कुछ टर्म एंड कंडीशंस थी। तब से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के मध्य जो मेन डिस्प्यूट का इश्यू है वो है कश्मीर। 1948 में जो वार हुआ उसमें जो पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर के कुछ हिस्से पे अपना कब्जा करा और जब युद्ध विराम की घोषणा होती है तो मान के चलो जैसे ये भारत का हिस्सा है भाई यहाँ पे, और ये इतना हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया, इसको बोला गया भाई POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये है LOC, ये जो लाइन है बाउंड्री, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इससे इधर का जो एरिया है वो है इंडिया। हम क्या कह रहे हैं भाई, पाकिस्तान का इस पे अनाधिकृत अनऑथराइज्ड कंट्रोल है, ये भारत का हिस्सा होना चाहिए और पाकिस्तान इसको छोड़ के चला जाए। पाकिस्तान क्या कहता है, ये बाकी भाई ये तुम्हारा जो हिस्से में कश्मीर है, ये जो बाकी जो कश्मीर बच गया ये भी हमारा है। और इसी कश्मीर को लेकर 1965 में और मतलब 1999 में युद्ध भारत ने पाकिस्तान के साथ लड़े। और हर बार जब भी कहीं भी हम एक दूसरे से जुड़ने की पॉसिबिलिटी बनाते हैं उस समय ये कश्मीर का इश्यू सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूओं के रूप में उभरता है। क्या इश्यू था इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, वो हम दूसरी बुक में पढ़ के आए हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में, कि जब हमने कश्मीर को अपने देश के साथ जोड़ा था। अब सिर्फ ये ध्यान रखना कि भी कश्मीर के एक हिस्से को लेकर, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, तो ये है कश्मीर इशू। और पहले दिन से ये विवाद है, ऐसा नहीं भाई आज का विवाद है। और अब ये है ना एक दूसरे की ईगो का भी सवाल है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे भी ये मुद्दा चला गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसके बाद भी इस मुद्दे का एक सर्वसम्मति से हल जिसपे दोनों पक्ष सहमत हो, जिसपे कश्मीर भी सहमत हो, वैसा हल हम निकाल नहीं पाए। उसके बाद अभी पता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इन्होंने आर्टिकल 370 को हटाया। आर्टिकल 370 कश्मीर को लेकर था हमारे संविधान में, जिसमें कश्मीर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन करा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारे पार्ट थे जो यहाँ पे लागू नहीं होते थे। कश्मीर का एक अलग संविधान था, ठीक है। अब वो आर्टिकल 370 हटने के बाद भी पाकिस्तान सिर्फ ये बात बोल रहा है भाई ये यहाँ पे भारत का अनाधिकृत कब्जा है और भारत को या तो कश्मीर है जो वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रह जाएगी ये बात। ये है कश्मीर इशू। एक यहां पे है भाई रन ऑफ कच्छ।
सर क्रीक एक जगह है, वहां पे बाउंड्री डिस्प्यूट है भाई भारत और पाकिस्तान। इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, और उसके साथ लगता है समुद्र। अब जो भी एरिया समुद्र से लगता होगा उसका एक निर्धारित एरिया समुद्र का, उसके जो सी रिसोर्सेज है उस पर भी उस देश का कब्जा माना जाएगा। मान के चलो यहाँ पे ये सी है, ये एरिया है और ये सी है, मैं बता, तो ये जो सी में रिसोर्स है तो वो 20 एरिया के होंगे, ठीक है। तो ये क्या है इनके बीच में जो ये वहां पे बाउंड्री का डिस्प्यूट है, वो इसी विषय को लेकर भाई, बाउंड्री का ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है, इतना ऐसा नहीं है भाई बहुत बड़ा एरिया है। डिस्प्यूट इस बात पे है कि भाई सी रिसोर्स का भी सवाल है, तो हमारे बीच ये बाउंड्री डिस्प्यूट भी है सर क्रीक में और रन ऑफ कच्छ में। एक ही जगह है रन ऑफ कच्छ, उसका एक जगह सर क्रीक। तीसरा जो विवाद का इशू है टेररिज्म, आतंकवाद। आतंकवाद होता क्या है? आतंकवाद एक विचारधारा है जिसमें हम किसी खास विचारधारा के लिए काम करते हैं और पूरे समाज में, उस देश में या इस दुनिया में उसी विचारधारा का राज हम चाहते हैं। और उस विचारधारा का राज लेकर आने के लिए इनका जो वे ऑफ एक्शन है वो है वायलेंस, थ्रेट्स, ठीक है। टेररिज्म का मतलब होता है आतंक की विचारधारा। हम, और इसमें स्पेशली एक रिलीजन को ज्यादा फोकस करा जाता है कि भाई इस रिलीजन का राज होना चाहिए, और उस रूल को स्टैब्लिश करने के लिए सब कुछ ठीक है, मारो मरो, हर प्रकार की वायलेंस, ये सारी की सारी इसमें जायज बताई जाती है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान जितनी भी कश्मीर में एंटी नेशनल एक्टिविटी होती है, टेररिस्ट एक्टिविटी है, पाकिस्तान का हाथ है। पंजाब में भी खालिस्तान आंदोलन था 1975 से लेकर 1985 के बीच में, वहां भी किसका हाथ था? पाकिस्तान का हाथ था। ये भी आरोप है जो पाकिस्तान इधर नॉर्थ ईस्ट में भी अगर कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी होती है तो पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान का भी आरोप है, ऐसा नहीं कि भाई हम आरोप लगाना जानते हैं। बलूचिस्तान का एरिया है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान एक एरिया है पाकिस्तान में, वहां पे ऐसा माना जाता है कि वो भारत का फेवर करने वाला एरिया है, और वहां पे जो भी व्यवस्था में खराबी होती है, वहां पे भी जो ऐसी एक्टिविटी होती हैं उनको वो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी मानेंगे, और उन एक्टिविटियों में भारत का हाथ है, ऐसा भारत पर भी आरोप है। तो टेररिज्म को लेकर दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। सारा का सारा खेल है विश्वास का। जब तक विश्वास नहीं बनेगा, तब जब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, जब तक हम इन इश्यूज पे खुल के बात नहीं करेंगे। अब हमारी मीटिंग शुरू हुई और सबसे पहला ये शब्द, भाई तू दोषी, तो फिर वो मीटिंग कैसे होगी? हम सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना जानते हैं। इसमें देखिए, आप थोड़ा सा निरपेक्ष होकर सोचना कि ऐसा नहीं है कि भी कोई देश पूरा का पूरा गलत है और कोई देश पूरा का पूरा ठीक है। डिग्रीज हो सकती हैं, एक 60% ठीक है, एक 40% ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद देखना भी दोनों ही देश एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो हमें थोड़ा निरपेक्ष सोचना है और इन डायलॉग्स को आगे बढ़ाना है ताकि ये सारे के सारे विवाद समाप्त हो सके। जब भी इस संसार में एक बात ध्यान रखना भाई, नॉर्मली ऐसे देशों में जो दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, तो इसका मतलब इनके पास ताकत भी है। इस प्रकार के देशों के विवादों का सॉल्यूशन बाहर के आदमी नहीं कर सकते, ना कोई बाहर का देश कर सकता। इन्हें खुद पे ही ये लेके कि भाई ये इश्यू है और हम दोनों को ही मिलकर सुलझाना है, तीसरा कोई है ही नहीं, तो मैं भी कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। अदरवाइज जब तक ये सोचेंगे भी कोई और, तो सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो ठीक है, एक है टेररिज्म का इशू, एक वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। एक इंडस रिवर है जो भारत से निकल कर फिर पाकिस्तान में चली जाती है, उसके पानी को शेयर करने का भी डिस्प्यूट था कि भाई भारत इसका ज्यादा वाटर
पाकिस्तान इसका ज्यादा पानी, तो डिस्प्यूट था। बट ये डिस्प्यूट नॉर्मली आज सॉर्ट आउट 1960 में एक सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी ये हुई, और उसके तहत इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर एग्रीमेंट हुआ, और वो नॉर्मली सफल एग्रीमेंट है। इन सारे विवादों के बावजूद भी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट को हल करने में इन दोनों देशों ने सफलता पाई है। देखो, जब आप लोग पढ़ रहे हो ना, ध्यान दो भाई, एक एक विषय को ध्यान से समझना है। पढ़ना सिर्फ ये नहीं होता कि भाई ये 12th को पास करवा देगा और आपने लिख दी बात खत्म, नहीं। ऐसे पढ़ो कि हमें जानना है। आप कमेंट में लिखो कि इस टॉपिक को सर डिटेल में बताओ, ठीक है। जो टॉपिक आप डिटेल में बोलोगे, आप ये बोलो कि सर कमेंट में बताओ कि इस टॉपिक को डिटेल में करवाओ। जो भी टॉपिक आप बोलोगे उसको डिटेल में भी करवाऊंगा अलग से, ठीक है। सिर्फ ये मत मानो कि भी 12th क्लास पास करी और बात खत्म, ऐसा नहीं भाई। आपके हर जीवन के हर दिन आपको फेस करनी है सारी चीजें, ठीक है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के विषय है। कोऑपरेशन कहां कहां हो सकता है वो भी हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, बांग्लादेश, द जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी। बांग्लादेश का नाम सुना भाई? थोड़ा सा सुने। 1971 से पहले, जब बांग्लादेश की फॉर्मेशन से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। दो पार्ट थे पाकिस्तान, एक तो वेस्ट पाकिस्तान नहीं, पंजाब के वेस्ट में, और एक जो बंगाल का हिस्सा है वो पूर्वी बंगाल, ठीक है। पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान का जो पंजाब का वेस्टर्न पार्ट और इस बंगाल का ईस्टर्न पार्ट, इसको पश्चिमी पाकिस्तान बोला गया, इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला गया, ठीक है। आजादी के बाद दो जगह पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा कंसंट्रेटेड थी, तो दोनों जगह को हमने पाकिस्तान मानना स्वीकार कर लिया था। पर आजादी के बाद समस्या क्या हुई, जैसे जो पश्चिमी पाकिस्तान है इधर वाला, ध्यान दे भाई, जैसे भारत, यहां पे जो पाकिस्तान, ये एक्चुअल पाकिस्तान था। क्यों? क्योंकि सारे का सारे पॉलिटिकल ताकत यहां थी। और ये इधर वाला जो पूर्वी पाकिस्तान है, ये डेवलपमेंट के मामले में भी पिछड़ा हुआ था। अगर कोई पार्टी यहाँ पे सरकार मतलब सीट जीतती भी है, तो भी वो पूरे पाकिस्तान पे सरकार नहीं बना पाती। और यहाँ वाले पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान में, अगर कोई पार्टी सरकार बना लेती है या सीट इतनी जीत लेती, तो दोनों जगह उसकी सरकार बन जाती थी। तो यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन था भाई पावर का। और पार्टियां भी क्या था, सबको ये पता था भाई यहाँ पे जीतना है, वहां पे तो अपने आप राज आ जाएगा। तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान वाला एरिया था, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, डेवलपमेंट के मामले में पिछड़ा था। साथ में ध्यान से सुनो, पाकिस्तान ने अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाई उर्दू, और यहाँ पे बांग्ला भाषा, जो बांग्ला लैंग्वेज है, उसका डोमिनेंस है। तो उर्दू भाषा का जो डोमिनेंस था, उसके भी ये खिलाफ थे। इन्होंने सारा का सारा अपना उर्दू कल्चर इन पे भी थोप रखा था। तो ये कल्चरली रूप से भी अपने आप को बैकवर्ड मानते थे कि भी वो पाकिस्तान ठीक नहीं कर रहा भाई, हमारा भी डेवलपमेंट में, पावर में हमारी भी शेयरिंग होनी चाहिए। और ऐसे बात बढ़ती गई। 1970 में पाकिस्तान में हुआ एक इलेक्शन। उस चुनाव में ध्यान से सुनो, यहां एक पार्टी है मुजीब उर रहमान लीडर है, और उसकी एक पार्टी है आवामी लीग। वो पार्टी यहां भी जीत गई और उसने काफी सारी सीट इस तरफ भी। पार्टी है यहाँ की पूर्वी पाकिस्तान की, उसने पूर्वी पाकिस्तान में तो मेजोरिटी सिक्योर करी, पश्चिमी पाकिस्तान में भी कई सारी सीटें जीती, और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में उसने मेजोरिटी अर्जित करी। यहां की जो गवर्नमेंट थी पहले वाली, मिलिट्री रूल वाली, जिसका
सेना मिलिट्री रूल में जो अध्यक्ष थे या फिर जो सबसे सर्वोच्च पावर थी वो थी याह्या खान के हाथों में। उसने उस पावर को ट्रांसफर करने से कर दिया मना कि भाई हम नहीं देते पावर। देखो इन्होंने इलेक्शन जीत लिया मुजीब उर रहमान ने, इसकी आवामी लीग ने, बट उसके बाद भी इस वाले हिस्से ने पावर देने से कर दिया मना। उस पावर देने से मना करने के कारण यहां पे विरोध प्रदर्शन शुरू होगा, प्रोटेस्ट शुरू होगा भाई पाकिस्तान के खिलाफ कि भाई फिर तो हमें आजाद कर दो। फिर कहेगा पाकिस्तान जब हमने जीत ली, डेमोक्रेटिक रूप से हमने इलेक्शन को जीत लिया है और तब भी आप पावर का ट्रांसफर नहीं करे तो फिर हमें पाकिस्तान के साथ रहना नहीं है भाई, अलग देश बनाओ। तो पाकिस्तान की यहां से आर्मी यहां पे बांग्लादेश मतलब पूर्वी पाकिस्तान में, और युद्ध शुरू होगा भाई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, वायलेंस शुरू। तो बहुत सारे पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी आके भारत में घुसना शुरू हो गए, क्योंकि सेना आ गई थी इधर से, तो सेना के साथ कैसे लड़ेंगे, तो भारत में आना शुरू हो गए। अब भारत के सामने प्रॉब्लम थी रेफ्यूजी प्रॉब्लम, इतने शरणार्थियों को कैसे खाना दे, कैसे उनके लिए काम करे। तो भारत ने भी भाई बोला कि भाई नहीं यहां मत आओ, और इस बीच बचाव में भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू होगा। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की मदद करी हथियारों से, फाइनेंस से, और अंततः 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होगा। अब ये पाकिस्तान बनेगा और ये बांग्लादेश। समझ में आई? ये छोटी सी स्टोरी थी। अब उसके बाद क्या होता है, चलो इसको थोड़ा सा लिख ले। ये है वेस्ट पाकिस्तान और ये है ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ये यहां पे भी भाई बैकवर्ड इन डेवलपमेंट, विकास के मामले में भी बैकवर्ड। तो यहां पे ईस्ट पाकिस्तान में, जिसको आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, प्रोटेस्ट होते थे कि भाई डेवलपमेंट करो, हमारी जो बांग्ला भाषा है उसका भी कुछ प्रभाव हो, बट ऑल इन वेन। फिर 1970 में एक इलेक्शन हुआ भाई, 1970 इलेक्शन, आवामी लीग, जिसके लीडर कौन थे, मुजीब उर रहमान। इसने इलेक्शन जीता और ये बोला, और इतनी सीट थी इसकी यहां और यहां दोनों जगह इसकी सरकार बन सकती थी। फिर जो मिलिट्री शासक था याह्या खान रिफ्यूज्ड टू ट्रांसफर पावर, इसने पावर को ट्रांसफर करने से कर दिया मना। तो पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन हो गए शुरू, प्रोटेस्ट हो गए पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ। यहां से सेना यहां आ गई, उस सेना के डर से बहुत सारे व्यक्ति कहां पे, भारत की तरफ शरणार्थी के रूप में भारत में घुस गए। अब भारत के सामने भी एक समस्या, लड़ाई इन दो की है समस्या भारत को। तो फिर भारत ने क्या करा, इनको वापस भेजने की कोशिश करी, और फिर उस चक्कर में इस आर्मी के साथ यहां पे भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू होगा भाई, ऑन द इश्यू ऑफ रेफ्यूजीज। ये युद्ध रिजल्ट क्या हुआ इसका, इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। यहां पे इंडिपेंडेंस लगाओ और फॉर्मेशन, फॉर्मेशन भी, ठीक है। यहां पे क्या होगा, बांग्लादेश बना,
बस ये लिख रखा है फॉर्मेशन, जो दिख नहीं रहा, या इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। अब पार्टी बच गई सिर्फ इसकी। यहां पे कौन बन गया फिर? मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इन्होंने बांग्लादेश को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक राष्ट्र घोषित करा कि भाई हम पाकिस्तान की तरह उर्दू लैंग्वेज को नहीं थोपेंगे, ना उसको राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे, हम सभी भाषाओं को एक समान कंसीडर करेंगे, और इस देश को सेक्युलर भी मान लिया, डेमोक्रेटिक भी बनाया। बट 1975 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, बांग्लादेश के संविधान में एक संशोधन करा गया, जिससे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था बांग्लादेश में, उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब पूछोगे जी इसका क्या मतलब? और ओनली आवामी लीग, ये जो मुजीबुर रहमान था, इसने क्या किया भाई 1975 में संविधान में एक संशोधन करा। संविधान में संशोधन करने के बाद जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था बांग्लादेश में, उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है एक पार्लियामेंट चुनी जाएगी और उसमें जितना भी एक ग्रुप ऑफ पीपल डिसीजन लेता है नॉर्मली पार्लियामेंट सिस्टम। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? एक व्यक्ति, वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल नहीं करते काम, वहां पे एक व्यक्ति। इसका मतलब क्या होगा? मुजीबुर रहमान सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी हो गया। इसका मतलब है ये, इसने दूसरी सभी पार्टियों को, कोई भी पार्टी को ऐसा छोड़ा ही नहीं कि भाई वो इसमें आजादी अच्छे से काम कर सके। अब फिर से समस्या भाई, बांग्लादेश में इतनी मुश्किल से तो इसकी फॉर्मेशन हुई, आजाद हुआ है वहां से, और आज फिर एक आदमी फिर से तानाशाह बनने की कगार पे है। तो फिर से प्रोटेस्ट होते हैं, और जिया उर रहमान ये मिलिट्री रूलर हैं, इनकी लीडरशिप में मुजीब उर रहमान की हत्या कर दी गई। इनको मार दिया गया भाई मुजीबुर रहमान को जिया उर रहमान की लीडरशिप में। और उनके बाद एक उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई, और 1979 में अपने आप को चुनवा लिया, इलेक्शन इन 1979। समझ में आई है भाई बात? 1979 में इसने खुद को चुनवा लिया, इलेक्शन करवा के झूठ मूठ का। अब इसके बाद एक और, जिया उर रहमान के बाद आए HM इरशाद। HM इरशाद, इन्होंने जिया उर रहमान की हत्या करवा दी, और HM इरशाद अपना वहां का रूलर बन गया। उसके समय भी प्रोटेस्ट होते रहे, क्योंकि सैन्य रूल था। इसने कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स दिए भी बांग्लादेश के लोगों को, उसके बाद भी बांग्लादेश के लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। और उसका रिजल्ट लास्ट में क्या रहा भाई? 1990 में HM इरशाद को भी शासन से हटाया गया, और 1991 में फिर से डेमोक्रेटिक रूल स्टैब्लिश होगा भाई, 1991 डेमोक्रेटिक रूल। और तब से लेकर प्रेजेंट समय तक बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है। समझ में आई है बात? बताओ। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है यहां तक तो पता चल गया भाई। 1970 में देखो अलग अलग पार्ट है ईस्ट पाकिस्तान,
वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान का डोमिनेंस है, विकास के मामले में पिछड़ा एरिया है। 1970 में इलेक्शन हुआ, यहाँ की एक पार्टी अवामी लीग जिसके लीडर थे मुजीबुर रहमान, उन्होंने चुनाव जीता और पूरे पाकिस्तान पे सरकार बनाने का दावा प्रेजेंट करा। यहाँ पे लीडर थे याहिया खान। हमने पाकिस्तान का जब पॉलिटिकल जर्नी पढ़ी थी तब भी पता था याहिया खान। उन्होंने क्या करा भाई, ट्रांसफर करने से मना कर दिया पावर को। विरोध होगा, विरोध को दबाने के लिए आर्मी आई और जिस कारण ईस्ट पाकिस्तान से शरणार्थी लाखों की संख्या में भारत में आए और जो युद्ध या फिर जो लड़ाई पाकिस्तान के साथ थी, वो लड़ाई भारत की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में बदल गई और जिसका अंततः रिजल्ट रहा भाई फॉर्मेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश को एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर राष्ट्र बनाया गया, पर कुछ ही समय बाद 1975 में इन्होंने संविधान में संशोधन करा और पार्लियामेंट्री सिस्टम को बदलकर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू कर दिया और साथ में सिर्फ एक पार्टी की सरकार अवामी लीग और सारी की सारी पार्टी इन्होंने समाप्त कर दी। जिसका रिजल्ट क्या रहा भाई, 1975 में ही जियाउर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई, उन्होंने उसकी हत्या करवा दी और खुद का रूल स्टैब्लिश कर लिया। फिर इनकी हत्या एक और सैन्य जनरल एचएम इरशाद ने करवा दी और ये ऐसे ही चलता रहा। 1990 में एचएम इरशाद को भी हटा दिया गया और 1991 से दोबारा इलेक्शन होके एक डेमोक्रेटिक रूल बांग्लादेश में स्टैब्लिश हुआ भाई, और तब से लेके आज तक बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है। ये था बांग्लादेश की पॉलिटिकल जर्नी। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बांग्लादेश और भारत के क्या रिलेशन है, क्या कुछ डिस्प्यूट है, किसी डिस्प्यूट का सॉल्यूशन हुआ है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।